जनवरी में बांग्लादेश में हुए बवाल के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। आरोप है कि आईएसआई ने बांग्लादेश में हिंसा भड़काने के लिए इस्लामिक छात्र शिविर नाम के संगठन का इस्तेमाल किया, जो शेख हसीना सरकार में बैन किए गए संगठन जमाते इस्लामी की स्टूडेंट विंग है। आरोप है कि बांग्लादेश में जनवरी में हुए चुनाव में भी आईएसआई ने जमाते इस्लामी को फंडिंग की थी। इसके अलावा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि खालिदा जिया के बेटे और उनकी पार्टी बीएनपी के कार्यवाहक प्रमुख तारिक रहमान ने लंदन में आईएसआई के साथ मिलकर बांग्लादेश में हिंसा भड़काने की प्लानिंग तैयार की। लंदन के बाद सऊदी अरब में भी तारिक रहमान और आईएसआई एजेंट्स के बीच कई बार बैठक होने का दावा किया जा रहा है। ट्विटर पर पाकिस्तानी हैंडल से बांग्लादेश में हिंसा भड़काने के लिए 500 से ज्यादा पोस्ट शेख हसीना सरकार के खिलाफ किए। वहीं बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर दूसरी थ्योरी से अमेरिका सवालों के घेरे में, क्योंकि अमेरिका ने जनवरी में बांग्लादेश में हुए चुनाव को पहले ही खारिज कर दिया। अमेरिका पर शक इस वजह से भी है क्योंकि यह अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अपने फायदे के लिए अमेरिका पहले देशों को कमजोर करता है, फिर तख्ता पलट करवाता है। अफगानिस्तान देख लीजिए, इराक, सीरिया सब इसका उदाहरण है। और बांग्लादेश में भड़की हिंसा को लेकर दावा किया जा रहा है कि 14 जुलाई को अमेरिकी दूतावास ने 2 छात्रों की मौत की झूठी खबर फैलाई। हालांकि बाद में खबर को वेबसाइट से हटा लिया गया, लेकिन इस खबर की वजह से बांग्लादेश में प्रदर्शन और उग्र हो गए। वहीं बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत ने जमाते इस्लामी के नेताओं से सीक्रेट मीटिंग भी की थी। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों के दौरान शेख हसीना को बदनाम करने वाले पोस्ट बीएनपी, इसके मीडिया सेल और स्टूडेंट विंग के जिन अकाउंट से किए जा रहे थे, इनमें से काफी अकाउंट्स अमेरिका से ऑपरेट होने का पता चला है। अमेरिका शेख हसीना से इतना नाराज था कि जुलाई में ही अमेरिकी राजदूत ने ढाका छोड़ दिया और आज यह खबर भी आ गई कि अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा भी रद्द कर दिया है। बांग्लादेश में हुए बवाल को लेकर तीसरी थ्योरी में विलन चीन की एंट्री हो गई। मतलब पाकिस्तान, अमेरिका के अलावा चीन का नाम भी चल रहा है। दरअसल यह किसी से छिपा नहीं है कि बांग्लादेश और चीन के रिश्तों में काफी समय से तनाव चल रहा था, जिसकी सबसे बड़ी वजह शेख हसीना सरकार की भारत से बढ़ती नजदीकियां थी। जबकि चीन बांग्लादेश में ऐसी सरकार चाहता था जो उसके इशारों पर चले, उसके फायदे के हिसाब से फैसले ले और उसके दोस्तों से दोस्ती रखे। और कहा जा रहा है कि तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर शेख हसीना सरकार के रुख से चीन काफी भड़का हुआ था, क्योंकि चीन के दौरे से लौटने के बाद शेख हसीना ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि तीस्ता परियोजना को लेकर चीन तैयार है, लेकिन वो इसे भारत को देंगी क्योंकि भारत की कुछ सुरक्षा चिंता है। और जब आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ तो चीन को बांग्लादेश में खेल करने का मौका मिल गया। आरोप है कि चीन की तरफ से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को ट्रेनिंग और फंडिंग दी। और आप सोचिए, जो शेख हसीना चीन को छोड़कर भारत के साथ खड़ी हुई, उन्हीं शेख हसीना को भारत में लोग तानाशाह बता रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। ये कैसे लोग हैं बॉस? इनके दिल में नाम में इंडिया रख लिए अलायंस का, इधर कुछ है कि नहीं? बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात हैं वो भारत के नजरिए से खतरनाक है, क्योंकि बांग्लादेश में जो नई तस्वीर बन रही है उसमें पाकिस्तान की झलक दिख रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत के पड़ोस में एक और पाकिस्तान जन्म ले रहा है? बांग्लादेश के एक और पाकिस्तान बन जाने की बात कोई वाइल्ड थ्योरी नहीं है, बल्कि इसके पूरे आसार लग रहे हैं कि पड़ोस में एक और आतंकिस्तान, एक और पाकिस्तान खड़ा हो जाए। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी मुख्य विपक्षी पार्टी है। इसकी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया है। ऐसी खबरें हैं कि खालिदा जिया फिर से बांग्लादेश की कमान संभाल सकती हैं। खालिदा जिया और उनकी पार्टी बीएनपी का पाकिस्तान और चीन से बहुत गहरा नाता रहा है और वो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हमदर्द रही। खालिदा जिया 2001 से 2006 के बीच जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, तब उनकी विदेश नीति से जुड़े ज्यादातर फैसले पाकिस्तान और चीन के हित में होते। खालिदा जिया की सरकार के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठन बांग्लादेश की जमीन को भारत विरोधी टूलकिट की तरह इस्तेमाल करते थे। साल 2001 से 2006 के बीच भारत में कई आतंकी हमले आईएसआई की शय पर हुए और आतंकी हमलों में शामिल कई संगठनों का बेस बांग्लादेश। इस दौरान भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी जो उग्रवादी संगठन एक्टिव थे, उसमें कई संगठनों का बेस बांग्लादेश। ये संगठन आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे। बाद में जब शेख हसीना की सरकार बनी तो इन संगठनों पर एक्शन हुआ। साल 2013 में बांग्लादेश में चुनाव से पहले बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों ने भारत के साथ एक सीक्रेट रिपोर्ट साझा की, जिसमें यह बताया गया था कि आईएसआई बांग्लादेश में आतंकी संगठनों और खालिदा जिया की पार्टी को मजबूत करने के लिए इन्हें बड़ी मदद दे रहा है। भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि खालिदा जिया का बेटा तारिक जिया भी बांग्लादेश लौट रहा है। तारिक जिया वो व्यक्ति है जो अपनी मां के प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश को पर्दे के पीछे से चला रहा था और साथ ही आईएसआई, आतंकी संगठनों, उल्फा चीफ परेश बरुआ और दाऊद इब्राहिम के साथ बहुत करीब से काम कर रहा था। इसी साल बांग्लादेश में हुए आम चुनाव के दौरान और उससे पहले तारिक जिया ने ही बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। आप सोचिए, जिस बांग्लादेश के विपक्ष के लिए हमारे यहां का विपक्ष आंसू बहा रहा है, वो विपक्ष एंटी इंडिया है, इंडिया आउट का नारा चलाता रहा है, उसके साथ अपना विपक्ष खड़ा हो रहा है। क्या पॉलिटिक्स है इन लोगों की? और अभी भारत के लिए कहा जाता है कि भारत को 2.5 मोर्चे पे लड़ाई लड़नी होती है, पाकिस्तान, चीन और अपने यहां के जो ये भेदी बैठे हुए। अब वो 2.5 मोर्चे की लड़ाई 3.5 मोर्चे की हो जाएगी, क्योंकि एक और इधर बांग्लादेश पाकिस्तान की हालत में खड़ा हो जाएगा। भारत की परेशानी सिर्फ खालिदा जिया नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के अंदर ऑपरेट हो रहे वो कट्टरपंथी संगठन है जो भारत के खिलाफ काम करते हैं।
सरकार के तख्ता पलट के बाद उनकी सरकार में बैन किए जा चुके जमात इस्लामी के नेता भी अब एक्टिव नजर आ रहे हैं, खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक हालत कुछ ऐसी है कि आज राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने तीनों सेनाओं के चीफ और राजनीतिक पार्टियों के साथ चर्चा के बाद संसद को भंग कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आज दोपहर 3 बजे तक संसद को भंग करने का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी नेता और पूर्व पीएम खालिदा जिया की रिहाई का आदेश दिया गया। खालिदा जिया बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता। भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल की सजा काट रहे खालिदा जिया फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। इसके साथ ही 1 जुलाई से 5 अगस्त के बीच जिन प्रदर्शनकारियों और विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, उनको भी रिहा करने की प्रोसेस शुरू कर दी गई। अब तक खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी और जमात इस्लामी के करीब 1000 कार्यकर्ताओं की रिहाई हो भी चुकी है। बांग्लादेश में इस वक्त 3 स्थितियां होती हुई दिख रही। पहला, फिलहाल सेना खुद बांग्लादेश की सत्ता संभाल सकती है। छात्रों को इंसाफ दिलाने के बहाने सेना सत्ता अपने हाथ में ले सकती है और तनाव के हालात का हवाला देकर चुनाव टाल सकती है। ये अटकलें इसलिए भी लग रही हैं क्योंकि शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद सेना में टॉप रैंक के कई अधिकारियों को हटा दिया गया है। दूसरा, केयर टेकर सरकार बनाकर 3 महीने में चुनाव कराए जा सकते हैं। बांग्लादेश में सेना प्रमुख कह चुके हैं कि अंतरिम सरकार की स्थापना हो। तीसरा, पूर्व पीएम खालिदा जिया को सत्ता संभालने का मौका मिल सकता है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद पूर्व पीएम खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दिया गया। अगर सेना ने वादे के मुताबिक अंतरिम सरकार का गठन किया तो बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी तरह तरह की अटकलें लग रही। अंतरिम सरकार की अगुवाई करने के लिए पहले सिर्फ नोबेल मोहम्मद यूनुस का नाम चल रहा था, लेकिन अब पूर्व पीएम खालिदा जिया भी इस रेस में शामिल हो गए। सूत्रों का दावा है कि प्रदर्शनकारी छात्र मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन चाहते हैं। शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने ही नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने में मदद का न्योता दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। मोहम्मद यूनुस ने खुद कहा कि उन्होंने पहले इस पद के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन छात्रों के बार बार अपील करने के बाद उन्होंने हामी भर दी। मोहम्मद यूनुस ओलंपिक कमेटी के न्योते पर बतौर स्पेशल गेस्ट पेरिस में है। खबर है कि वो जल्द बांग्लादेश लौट सकते हैं, लेकिन इस बीच ये भी खबर आ रही है कि सेना चाहती है कि खालिदा जिया को अंतरिम सरकार की बागडोर सौंपी जाए। ऐसे में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर भी बवाल होता दिख रहा है, क्योंकि अगर सेना ने खालिदा जिया को मौका दिया तो अभी भी सड़कों पर डटे हुए प्रदर्शनकारी छात्र फिर से भड़क सकते हैं। उधर शेख हसीना की मुश्किलें कम नहीं हो रही। देश छोड़ने के बाद कल शेख हसीना बांग्लादेश की सेना के विमान से गाजियाबाद थी और अभी भी वो भारत में ही है। शेख हसीना का भारत से लंदन जाकर शरण लेने का प्लान था। उनके इस प्लान पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि खबर है कि फिलहाल यूके ने उन्हें राजनीतिक शरण देने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन ने इमिग्रेशन पॉलिसी का हवाला देते हुए कहा कि पहले शेख हसीना को उस देश में शरण मांगनी होगी जहां वो अपना देश छोड़ने के बाद पहुंचे। इसके साथ ही ब्रिटेन की सरकार हाल के दिनों में बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों को लेकर भी सख्त नजर आ रही है। ब्रिटिश सरकार ने साफ कर दिया कि अगर किसी भी संभावित जांच के खिलाफ ब्रिटेन में शेख हसीना को कानूनी सुरक्षा नहीं मिल सकती। खबर है कि यूके के ठंडे रुख के बाद शेख हसीना फिनलैंड या उत्तरी यूरोप के किसी देश में शरण लेने पर विचार कर रही है। इस सब के बीच बांग्लादेश की मीडिया में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने भी शेख हसीना का वीजा ही रद्द कर दिया है। जिन हालातों में शेख हसीना को इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है, उसके लिए विदेशी ताकतों के हाथ की भी कई थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी पाकिस्तान को लेकर है। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अरसलान रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें।